नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट ने हाल ही में एग्जाम करवाया था पुलिस कांस्टेबल का, तो उसकी फर्स्ट आंसर की है वो अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। और उस आंसर की को देखने पर बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको स्पष्ट तौर पर सही क्वेश्चनों को भी उन्होंने गलत बताया है आंसर की में। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ही तरह इसकी आंसर की में भी काफ़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्शन लगाना होगा, और ऑब्जेक्शन केवल और केवल स्टूडेंट ही लगा पाएंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो आपको ये ऑब्जेक्शन है वो किस प्रकार से लगाना है, इसमें कौन कौन सी बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, साथ ही कौन कौन सी स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक बुक हैं जिनका हमें रेफरेंस देना है, तो उन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपके मन में ये भी डाउट होगा कि जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन लगाएगा केवल उन्हीं को इन प्रश्नों का लाभ मिलेगा, इन ऑब्जेक्शन का फायदा होगा, या फिर सभी का। तो इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो इस डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन डाला था इन्होंने 12 नवंबर को, तो उसको देखते हैं इसमें क्या लिखा है। विज्ञप्ति के बारे में लिखा हुआ है कि दिनांक 6, 7 एवं 8 नवंबर को कांस्टेबल पद की लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्ति आमंत्रित करने बाबत। तो आपके लिए ये एक इनविटेशन कार्ड मान सकते हैं आप। इस ऑब्जेक्शन डालने की भी आपकी एक डेट है वो निश्चित की गई है कि ये जो उत्तर कुंजी है ये आपकी 13 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक रात्रि 23:55 तक इस पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर है वो उपलब्ध रहेगी। तो आपको 15 तारीख रात 12 बजे से पहले पहले ऑब्जेक्शन है वो अपना डाल देना है। और ऑब्जेक्शन के लिए भी इस साइट पर आप जाएंगे www.police.rajasthan.gov.in। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन की भी लिंक मिलेगी जिस पर आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो भी मांगे वो डालकर इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के साथ में। उसके बाद में आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो आपत्ति पर आप क्या लिखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन डालेंगे, तो वो मैं आपको सारी की सारी जानकारी है बता देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि आपको जो भी आप प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं वो एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, प्रामाणिक बुक होनी चाहिए। ऑथेंटिक बुक कौन सी होती है कौन सी नहीं है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बता दूंगा। इसके साथ ही प्रामाणिक पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर आपको क्या लिखना है, रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर, यानी कि आपकी जो बुकलेट है उस बुकलेट का कौन सा प्रश्न है जिस पर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, और आपका जो रोल नंबर है वो क्या है। तो रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर दोनों ही आपको स्पष्ट तौर पर आप जो भी बुक का रेफरेंस दे रहे हैं उस पुस्तक के एक कॉर्नर पे आपको ये दो चीजें हैं वो आवश्यक रूप से आपको लिखना है। साथ ही आप जिस पुस्तक का रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, संदर्भ के लिए जिस पुस्तक का आप यूज ले रहे हैं, तो उस पुस्तक के बारे में आपको क्या लिखना है कि उस पुस्तक का नाम लिखना है, पूरा पूरा संलग्न आप जो भी डाल रहे हैं साथ में, ठीक है। तो उस पुस्तक का पूरा नाम लिखना है। उसके बाद में उसके लेखक एक है या फिर एक से अधिक जितने भी लेखक है तो उसके लेखकों का नाम लिखना है। प्रकाशक का नाम लिखना है कि ये बुक है वो किसने पब्लिश की है और ये बुक कब पब्लिश हुई है, उसका संस्करण कौन सा है और संस्करणों का वर्ष क्या है वो भी आपको लिखना है। और पृष्ठ संख्या भी लिखनी है कि ये जो चीज है वो आपने गलत बताई है, और ये जो प्रमाणिक पुस्तक है इस प्रमाणिक पुस्तक के इस पेज नंबर पर ये बात है वो सही लिखी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रमाण स्वरूप पुस्तक है वो डालनी है। अब देखिए कि कौन कौन सी बुकें हैं जो स्टैंडर्ड है, ऑथेंटिक है, वो आपको साथ में रेफरेंस के तौर पर देनी है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जितनी भी बुकें हैं वो सभी प्रमाणिक है। राजस्थान भूगोल के लिए आप हरिमोहन सक्सेना की बुक है वो एक प्रमाण के रूप में यूज ले सकते हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऑथेंटिक स्टैंडर्ड बुक है। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए आप डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की स्टैंडर्ड बुक है उसका रेफरेंस दे सकते हैं। और राजस्थान की पॉलिटी के लिए आप
डॉक्टर जनक सिंह मीणा के स्टैंडर्ड बुक का आप रेफरेंस दे सकते हैं। और इंडियन पॉलिटी का अगर आप देना चाहे तो इंडियन पॉलिटी में आप सुभाष कश्यप की जो बुक है, एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट की पब्लिशिंग की हुई है, तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितनी भी पुस्तकें हैं उसको भी आप रेफरेंस के तौर पर दे सकते हैं, वो भी स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुकें हैं। अगर आपको जैसे कंप्यूटर का लगाना है तो कंप्यूटर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9th और 12th की बुक 10th की बुक है, तो उसको भी आप रेफरेंस के तौर पर यूज ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की वो मैंने एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बताई ही, बाकी आप राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुक भी आप रेफरेंस के तौर पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पुस्तक है जो प्रामाणिक है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बुक है जो किसी लेखक विशेष की है, जैसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक आप यूज ले सकते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक आप यूज ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रामाणिक बुक है, ऑथेंटिक पुस्तक है किसी लेखक विशेष की, तो वह उसको भी आप डाल सकते हैं। बाकी जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इन सामान्य किताबों में आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। और इसमें हुआ ये है कि जो भी आंसर जैसे डाल रखे हैं, वैसे राजस्थान के संभाग बताए हैं तो उन्होंने 9 संभाग बता रखे हैं। इसके अलावा जो लोकसभा की सीटें हैं वो 25 की जगह 33 बता रखी है। तो ऐसे जो सामान्य क्वेश्चन है उसमें मुझे लगता है कि टाइपिस्ट ने टाइपिंग के दौरान ये मिस्टेक है वो कर दी होगी। तो आप ऑब्जेक्शन है वो जरूर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन जाएंगे तभी वो इन प्रश्नों पर विचार करेंगे और सही प्रश्न के साथ आपकी फाइनल आंसर की है वो जारी करेंगे। साथ ही इसमें जो कंप्यूटर पर तो आपको कंप्यूटर की चीजें तो सारी की सारी मिल जाएगी इन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों में। एक दिक्कत ये आ रही है कि जो मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वहां पर आपत्ति कैसे लगाएं, तो उसके लिए आप क्या करें, एक पृष्ठ पर क्वेश्चन संख्या लगाकर उसका नीचे आप विस्तार से आंसर लिख दीजिए। ठीक है, विस्तार से आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि इस प्रकार से इसका आंसर है वो ये होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस प्रकार से आपत्ति अपने स्वयं के द्वारा लिखकर भी देंगे तो भी वो इन प्रश्नों पर विचार करेंगे और जब वो प्रश्न इनको दोबारा एक बार देखेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर क्वेश्चन का उन्होंने पहले आंसर की में गलत आंसर डाला है तो वो दोबारा उनको सुधार कर लेगा। और अगर आपने किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं डाला है तो फिर इतने सारे क्वेश्चन है और ABC इसको कोई नहीं देखने वाला है, कोई भी विचार नहीं करने वाला है। तो इसीलिए आप जो भी प्रश्न है किसी भी सब्जेक्ट का हो, गलत है, आंसर दूसरा दे रखा है तो उस पर ऑब्जेक्शन डालिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्शन का लाभ किसको मिलेगा, तो ऑब्जेक्शन का लाभ है वो आपको सभी को मिलेगा। अगर किसी भी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन डाला है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद में अगर उसका पहले उन्होंने बी आंसर मान रखा है और उसके ऑब्जेक्शन के बाद में उसका जो करेक्ट आंसर है वो डी माना है तो केवल और केवल उसी स्टूडेंट्स को उस ऑब्जेक्शन का लाभ मिलेगा, ऐसा कतई नहीं है। वो यूनिवर्सल है, सभी के लिए है और जो फाइनली आंसर की आएगी उसमें जो आंसर माना जाएगा उसी के अकॉर्डिंग सभी के मार्क्स है वो जारी होंगे। लेकिन आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है कि मैं अगर ऑब्जेक्शन नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, 17 लाख लोगों ने आवेदन किया है, कोई दूसरा डाल देगा, तो सभी के सभी इसके भरोसे रह जाएंगे। तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका आप विशेष तौर पर ध्यान में रखें। और अगर आपके साथ में ग्रुप बना हुआ है, कुछ ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2-4 क्वेश्चनों पर आप ऑब्जेक्शन लगाए, 1-2 क्वेश्चनों पर मैं लगाऊं, 1-2 पर ये लगाए, तो इस प्रकार से भी आप करके ऑब्जेक्शन है वो जरूर लगाए। साथ ही साथ जितने भी वर्तमान में एग्जाम्स हो रहे हैं RPSC के भी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के भी, तो इन एग्जाम्स में जो फर्स्ट आंसर की वो डाल रहे हैं इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं उनकी गलत आंसर की डाली जा रही है। तो इस पर हम सभी को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए
और इस प्रकार की कोर्ट में याचिका भी दायर करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन जब हम डालते हैं तो फोकट में ऑब्जेक्शन नहीं डाला जाता है। एक क्वेश्चन का 100 रुपये लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसीलिए इस पर भी कुछ विशेष लिमिटेशन होनी चाहिए कि अगर 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपने गलत बताए हैं आंसर की में, तो उस पर बोर्ड पर भी जुर्माना होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आगामी एग्जाम्स में रूल्स बन जाएंगे तो आप लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब तक तो जो एग्जाम दे रही हैं वो तो निश्चित तौर पर बेरोजगार स्टूडेंट है, बेरोजगार है इसीलिए तो एग्जाम दे रही हैं, और बेरोजगारों के पास में भला इतने कहाँ पैसे हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक शिफ्ट में 10-15 क्वेश्चन है, उनका आंसर है वो गलत बता रखा है। तो 15 क्वेश्चन पर एक स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्शन लगाने जाए तो 1500 रुपये है वो खर्च होता है, उसके अलावा ई मित्र की फीस। और तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप अभी ऑब्जेक्शन लगा दीजिए। इसी के साथ में आप सभी हम एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे, और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप जहाँ से पेड कोर्सेज परचेज करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी आप बोलिए कि आप हमारा सहयोग करें और सभी साथ मिलकर इन चीजों का विरोध करें, तभी जाकर इस सिस्टम में कुछ सुधार होने वाला है। नहीं तो बस इन्होंने तो गलत आंसर डालकर अपनी एक व्यवसाय है वो स्टार्ट कर लिया है, ऐसा लग रहा है। अब लाखों लोग हैं, एक क्वेश्चन पर कम से कम एक स्टूडेंट जिसने एग्जाम दिया है वो इतने क्वेश्चन गलत होंगे, 4-5 क्वेश्चन पर तो ऑब्जेक्शन लगाएगा ही, ठीक है। तो अगर गंभीर स्टूडेंट्स है, 17 लाख आवेदन किया है, तो 17 लाख में से 2-4 लाख तो जो सीरियसली स्टूडेंट है वो तो उनको तो ऑब्जेक्शन लगाना ही पड़ेगा। इससे उनको करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, और हो सकता है इसके लिए भी ये इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हो। तो इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जो बातें सही थी और जो जानकारी आपको देनी थी वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को और भी अपने साथियों के साथ में शेयर करें, ताकि कुछ इफेक्टिव स्टेप है वो उठाए जाए। और आपको मेरी ये जो बातें हैं वो ठीक ना लगे तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।